हेलो, लाइव है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, थोड़ा सा क्लास आज डिले हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब चलिए फटाफट से जुड़ जाइए सारे लोग और लाइव आ जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ही सेशन को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जुड़ जाइए सारे लोग, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइव आ जाइए। थोड़ा सा क्लास आज लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हम फटाफट से जुड़ेंगे और क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए। एक बार बता दीजिए क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सब क्लियर होगा। चलें बढ़े आगे, क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आपको पता है हम लोग एलटी ग्रेड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और एलटी ग्रेड में आपको पता है 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं, है ना। ये हमारा तीसरा सेशन है प्रैक्टिस सेट का। उसके बाद हम देखेंगे, कंटिन्यू इस सीरीज को करते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन में आते हैं। आप सभी का स्वागत है और सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से, है ना। जुड़ जाइए सारे लोग। चलो भाई, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इस सीरीज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आइए देखते हैं। द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल है। डार्क रिएक्शन कहाँ पर देखने को मिलता है? आइए देखते हैं, बिना देरी के सेशन को शुरू करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया है तो उसके लिए क्षमा है आप लोगों से, और जल्दी जल्दी आ जाइए। ठीक है सोनी जी, चलिए आ गए हैं हम क्लास में। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। आइए देखते हैं, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस में जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका ग्रेना, बी ऑप्शन है स्ट्रोमा, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी ऑप्शन है F1 पार्टिकल्स। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलती है प्लांट्स में। अब इसमें आप बताइए कि प्लांट्स के किस पार्ट में, जैसा कि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है ना। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में आप बहुत सारे पार्ट पढ़ते हो बेटा, तो बताओ फटाफट से कौन से पार्ट में आपको देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेना, बी ऑप्शन स्ट्रोमा, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया या फिर F1 पार्टिकल। तो आपको क्लियरली पता है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रोमा। बिल्कुल सही सोनी जी बता रही हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोमा में आपकी डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की जो देह गुहा है वो कैसी होती है ना। एस्केरिस आप एस्केहेलमिन्थीस में पढ़ते हैं, तो बताएंगे कि एस्केरिस की जो देह गुहा है वो कैसी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सीलेंट्रॉन जैसी होती है, बी ऑप्शन स्यूडोसील होती है, सी ऑप्शन है इंटेरोसील होती है या फिर हीमोसील होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए भाई जोरदार तरीके से, है ना। लाइव आ जाइए। चलिए बताएंगे बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की बॉडी कैविटी कैसी होती है। एस्केरिस आप पढ़ते हो, इसको राउंड वर्म भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको कहते हैं राउंड वर्म, है ना। गोल कृमि कहा जाता है और ये पैरासाइट होता है। कहाँ पर? पैरासाइट। पैरासाइट ना कह के हम कहते हैं एंडो पैरासाइट, है ना। इसको कह सकते हैं बेटा एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट होता है कहां पर? ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, तो आप कह सकते हो ये कैसा होता है। एक तो ये कह सकते हैं
ये पैरासाइट होता है और वो भी कहाँ पर, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। पूरा इसका जीवन चक्र वहीं पर चलता है, ह्यूमन ही इसका होस्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इसकी जो बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है। आई होप कि ये सब पढ़े होंगे और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो फटाफट से भाई आंसर कर दो। ठीक है, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? चलो सोनी जी बता रही हैं स्यूडोसील। और लोग भाई आंसर करिए, बाकी लोग कहाँ गए? आज थोड़ा सा लेट हुआ तो इधर उधर गायब हो गए। हाँ चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए और सभी लोग आंसर करिए क्लास में। तो देखिए, आप पढ़ते हो कि राउंड वर्म्स या एस्केहेलमिन्थीज तक आपको जो बॉडी कैविटी दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है? तो बॉडी कैविटी में मीसोडर्म से घिरी हुई कोई भी कैविटी नहीं होती है और इस तरह की कैविटी को कहा जाता है स्यूडोसील कैविटी, है ना। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्यूडोसील कैविटी। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज। कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। सेल जिसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है, है ना। सेल वॉल आप पढ़ते हो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, अगर ये सेल वॉल ही नहीं है तो ये भीतर की जो कोशिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइटोप्लास्ट, बी ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, सी ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट। चलो भाई फटाफट से आंसर कर दो, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज। सेल विदाउट सेल वॉल क्या होगा? साइटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना। और अच्छा ये भी है कि जब हम क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है अरे वाह मैम कितना सरल क्वेश्चन आते हैं, है ना। और जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहां पर जब बात आती है तो ये होता है कि पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है ना। तो खैर ऐसा करना नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में भी। जैसे आप यहाँ पर आंसर कर रही हैं या कर रहे हैं वैसे ही आपको वहां पर भी आंसर करना है। और वहां पर भी जैसे एकदम शांत दिमाग से क्या करना है, एकदम शांत दिमाग से जैसे यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, वहां पर भी सेम चीज करना है। क्वेश्चन पेपर देखते ही क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और क्या होता है कि हम दुविधा में पड़ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि ये होगा कि वो होगा, है ना। सोनी यादव जी कह रहे हैं जी मैम एग्जाम में क्या होता है, ले डूबता है। नहीं नहीं, ले डूबना नहीं है आपको। वहां पर भी देखिए सोनी जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर करती हैं, तो हम कहेंगे कि जैसे आप यहाँ पर आंसर करते हैं वैसे वहां पर भी आंसर करेंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो बताएंगे सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज। कोशिका भित्ति रहित तो कोशिका कहलाती है। बताइए भाई क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो इसको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट, है ना। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। मूंगफली आप खाते हो ना, उसका बोटेनिकल नेम बताना है। बी ऑप्शन एरिका सटाइवा, सी ऑप्शन है रिकिनस कॉमिनस एंड डी ऑप्शन है एरिकस हाइपोजिया। इनमें से कौन सा नाम है किसका? मूंगफली का बोटेनिकल नेम बताना है। चलो भाई आंसर करिए। श्रेयस यादव जी, गौतम बाबू, चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? आंसर करिए। ठीक, चलो भाई आंसर करो फटाफट से सारे लोग, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे अपने भाई यार दोस्त मित्रों फैमिली के पास, है ना, ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं और बेहतरीन तरीके से हम लोग ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू करें। चलो भाई गौतम जी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी। श्रेयस ऑप्शन सी, सोनी जी बता रही हैं फोर्थ का डी। चलो आओ देखते हैं। अच्छा तो देखिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। आपको पता है
ये होगा ऑप्शन डी। सोनी जी सही बता रही हैं, ठीक। बाकी लोग थोड़ा सा और मेहनत करें। श्रेयस भी बता रहे हैं ऑप्शन डी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, रिसिनस कंप्यूनस ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये अगर पूछा जाए सॉरी, ये है अरंडी। अरंडी का तेल होता है ना, क्या बोलते हैं, कैस्टर ऑयल बोलते हैं ना, बहुत ही फायदा करता है वही ठीक। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेसेंटेशन इन फैमिली एस्टरेसी इज, एस्टरेसी में प्लेसेंटेशन किस टाइप का होता है? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, है ना, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो चलो बता दो फटाफट से क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पैराइटल, बी ऑप्शन एक्सियल, सी ऑप्शन है बेसल, या फिर मार्जिनल। फटाफट से बताइए भाई। चलिए क्या होगा, एस्टरेसी में कैसा होता है प्लेसेंटेशन? तो इसमें बेसल होता है, हमने कल भी ये क्वेश्चन किया था, याद होगा, जो कल की क्लास में रहे होंगे उनको पता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स वर्ग में किस क्लास में आप कह सकते हो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं? चल भाई, ये आप पढ़ते हो स्पोरोजोआ में, सीलिएटा में, राइजोपोडा में, या फिर फ्लैजेलेटा में। चलो भाई फटाफट से बताइए, और क्लास को शेयर करते जाएंगे सारे लोग, ठीक है। बताएंगे किसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। 6 के लिए बताइए आंसर सारे लोग। स्पोरोजोआ में, सीलिएटा में, राइजोपोडा में, या फिर फ्लैजेलेटा में। चलो स्पोरोजोआ ऑल आर पैरासाइट। और भाई आंसर करिए, कहाँ गए ये सारे लोग? श्रेयस जी, श्रेयस यादव और गौतम जी, आंसर करिए। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए, क्या होगा। तो देखिए जैसा कि आपको पता है स्पोरोजोआ क्या होता है, इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। सीलिएटा में आप पढ़ते हो सीलिया देखने को मिलते हैं, है ना, जैसा कि एग्जांपल है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप पढ़ते हो बहुत सारे, इसकी पूरी बॉडी में क्या होता है, सीलिया देखने को मिलती हैं। राइजोपोडा में एमीबा और एंट अमीबा पढ़ते हो, इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, इसमें कह सकते हैं क्या आ जाएगा आपका, अमीबा एंड एंट अमीबा। है ना, अमीबा और एंट अमीबा में। और इनमें क्या होता है, इनमें होता है स्यूडोपोडिया। इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं स्यूडोपोडिया। फ्लैजेलेटा में आप पढ़ते हो यूग्लिना हो गया, है ना, एग्जाम्पल आप पढ़ते हो यूग्लिना, और इसमें आपको फ्लैजेलेटा देखने को मिलता है ना, फ्लैजेला देखने को मिलता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही बता रही हैं सोनी यादव जी, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक भाई, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग के द्वारा, बी ऑप्शन है बेंडा के द्वारा, सी ऑप्शन है पोर्टर के द्वारा, एंड डी ऑप्शन है क्लाउडे के द्वारा। चलो भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं, ये किसके द्वारा खोजा गया है? कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका एक तरह से कह सकते हैं इसको देखा है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा पोर्टर के द्वारा, ठीक है। इन्होंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले 1945 में इन्होंने देखा था। और एक चीज ध्यान रखेंगे, यह बैक्टीरिया और
बीजीए में अनुपस्थित होता है ना, कहाँ पर एब्सेंट होता है, तो बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है। आल्सो बैक्टीरियल सेल और बीजीए मेंबर, है ना, जैसे कि आप कह सकते हो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेसिकली, उनमें कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एब्सेंट होता है बैक्टीरियल सेल और बीजीए में एब्सेंट होता है। और जो आप कह सकते हो जो यूकैरियोटिक सेल हैं वहां पर ये देखने को मिलता है। दो टाइप का होता है, SER और RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जैक्टली कह सकते हैं उसमें छोटे छोटे क्या उभार होते हैं, और वो उभार होते किस चीज के हैं, तो वो राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिकुलम प्लेन होता है। ठीक, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंडोस्पर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन ट्रिप्लॉइड होता है, बी ऑप्शन डिप्लॉइड होता है, फर्स्ट सी ऑप्शन है हेप्लॉइड होता है, या फिर पॉलीप्लॉइड होता है। चलिए भाई बताइए क्या होगा। चलिए, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? इन जनरली तो आप पढ़ते हो, अंकित जी क्या बोल रहे हैं? मैम जी, रेलवे टेक्नीशियन का क्वेश्चन, पौधों में बीज नंगे पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें जिम्नोस्पर्म बोलते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। चलिए अब बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है वो कैसा होता है? इन जनरली तो आप पढ़ते हो ना, ट्रिप्लॉइड, ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात बनता है एंडोस्पर्म। कहाँ पर? जहाँ आप कह सकते हो जहाँ मियोसिस देखने को मिलती है, या सीधे सीधे हम एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, तो ध्यान रखेंगे, आपसे जिम्नोस्पर्म का पूछा है, यहाँ पर हेप्लॉइड होता है। ठीक है, n नंबर में होता है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू, ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? फर्स्ट ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, बी ऑप्शन टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, सी ऑप्शन है एल लिम्फोसाइट्स की वजह से, या फिर पी लिम्फोसाइट्स की वजह से। किसकी वजह से ह्यूमोरल इम्यूनिटी देखने को मिलती है? चलो भाई, क्या होता है ये? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम, क्या होता है? ह्यूमोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सॉरी इम्यूनिटी क्या होती है? तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी और बाहर की कोशिकाओं में जो कह सकते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, और ये होता किसकी वजह से है? तो ये होता है बी लिम्फोसाइट्स की वजह से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्रूट ऑफ फ्रेगेरिया इंडिका इज, फ्रेगेरिया इंडिका का फ्रूट कैसा होता है? ठीक, चलो बताओ भाई, फ्रेगेरिया इंडिका का फल कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोरोसिस होता है, बी ऑप्शन पोम फ्रूट होता है, सी ऑप्शन होता है इटेरियो ऑफ एकेंस, या फिर कैरियोप्सिस होता है। फटाफट से बता देंगे क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। चलिए बताइए, तो इसके लिए आप कह सकते हो ये कैसा कहलाता है? इटेरियो ऑफ एकिंस का बना होता है, ग्रुप ऑफ एकिंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एफोफोर्टिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एफोफोर्टिडा किससे निकाला जाता है? इसको हींग कहते हैं, है ना, नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहते हैं? हींग। हींग का छौंका लगाते हो ना आप, तड़का लगाते हैं, वही उसी की बात हो रही है। तो ये किससे निकाला जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पूछा है रूट्स से निकाला जाता है, लीव्स से, ये लीव्स हैं। ठीक है,
लीव्स से निकाला जाता है, फ्रूट से निकाला जाता है, या फिर सीड से? चलो भाई फटाफट से बता दो। हींग, हींग का जो हींग जो आप यूज करते हो, है ना, तड़का लगाते हैं, तो वो किससे निकाला जाता है, कौन से पार्ट से निकाला जाता है? बताइए भाई, फटाफट से बता देंगे क्या होगा राइट आंसर। तो कई प्रजातियों में ये क्या होता है, ये रूट से निकाला जाता है। क्लियर? कहाँ से निकाला जाता है? रूट। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग प्लांट्स कोट आर 92 फ्रॉम विच ऑफ द इलायची इज ऑब्टेन्ड? इलायची है ना, छोटी इलायची, जिसको क्या करते हैं आप, इलायची वाली चाय, है ना, याद आ गया होगा बहुत सारे लोगों को। चाय, चाय के नाम पे तो एकदम से क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना, चाय लवर। तो चाय लवर को पता होना चाहिए कि इलायची कहाँ से निकाली जाती है, या इलायची का बताइए प्लांट इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है इमोनम स्यूबिलेशन, बी ऑप्शन है करक्यूमा लोंगा, सी ऑप्शन है इलेटेरिया कार्डमम, एंड डी ऑप्शन है पाइपर नाइग्रम। चलो भाई बता दो फटाफट से, चाय लवर आए जल्दी से और आंसर करें। क्या होगा? इलायची, इसका बोटनिकल नेम पूछा है, कौन सा प्लांट है जो कि इलायची प्रोड्यूस करता है, या इलायची के प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो बता दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छोटी इलायची की, है ना। छोटी इलायची बहुत सारे खुशबू के लिए, अचार के लिए, है ना, मसाले के लिए, केक के लिए, इन सब में उपयोग किया जाता है। चलिए, और स्पेशली चाय के लिए। चलो तो बता दो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। पता होगा आई थिंक सबको, चाय वालों को तो पता ही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, और ये कौन सी इलायची है? छोटी इलायची जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक, छोटी इलायची, है ना, छोटी इलायची जो ग्रीन कलर की होती है। एक बड़ी इलायची भी होती है। बड़ी इलायची को इन जनरल भाषा में क्या बोलते हैं आपके यहाँ, बताओ। अंकित जी आप क्या पूछ रहे हैं? नॉनसेंस बातें मत करिए क्लास में, ठीक है। हिंदी में बोल रहे हैं, अब कितना शुद्ध हिंदी बोले, संस्कृत में पढ़ा दें अब आपको? अंकित जी बताइए, संस्कृत में पढ़ा दें? हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं। चलिए, तो ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाइपर नाइग्रम किसको बोलते हैं? जो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च, उसको पाइपर नाइग्रम बोलते हैं। मसालों का राजा कहा जाता है ना इसको। सोनी जी बोल रही हैं मैम मेरे यहाँ आज तक एक ही इलायची आती है। नहीं भाई, आपके यहाँ भी आती होगी, आपके यहाँ भी आती होगी बड़ी इलायची, ब्लैक कलर की होती है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन? कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहाँ पर देखने को मिलते हैं? चलिए बताइए भाई, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अच्छा चलो बकवास मत करिए क्लास में, बी अटेंटिव एंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलो, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। क्लास में कुछ अराजक तत्व आते हैं, उनका मकसद ही यही होता है कि चल के क्लास को डिस्टर्ब करें, है ना। ऐसा मत किया करिए, आप लोग पढ़ने आए हैं और ऐसे करेंगे तो बताइए क्या होगा। इससे हमारा नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान आपका ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा काम नहीं है ये। हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको कुछ खास फर्क पड़ रहा है उससे। चलिए खैर आइए, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहाँ पर देखने को मिलते हैं? स्टेम्स ऑफ निक्टेटस, बी ऑप्शन है स्टेम्स ऑफ कैसुराइना, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव।
चलिए सोनी जी, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कौन आया था कौन गया उस पर क्या ध्यान देना है ना। चलो बताओ, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहाँ पर देखने को मिलता है? सूर्य कुमार, कौन है? सूर्य कुमार, शिव कुमार, गुड मॉर्निंग। चलिए अभी सुबह हो रही है, 12 बजने को है। चलिए बताइए भाई क्या होगा, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अच्छा, अब क्लास में कोई बात नहीं होगी, अब बस बी अटेंटिव और क्लास पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए। बात करने लग जाओ तो फिर एकदम ऐसे लगता है कि बात ही करनी है ना। पढ़ाई के अलावा बाकी सारे बातें कर लो इनसे। आइए देखते हैं कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहां पर देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? निक्टेंथीज में और कैसुराइना में कहां पर देखने को मिलता है? इन दोनों में या फिर इनमें से किसी में नहीं, तो ये ध्यान रख देंगे, इन दोनों में भी देखने को मिलता है। इन दोनों में कह सकते हैं आपको कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, बेंथम एंड हुकर के द्वारा कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन है फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। चलिए चलिए भाई आंसर करिए, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बेंथम एंड हुकर के द्वारा कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन है फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्रचलित है और बेंथम एंड हुकर ने प्लांट जगत में आपको पता है ये वर्गीकरण दिया है। इसमें से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए भाई क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप पढ़ते हो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है बेंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप आप पढ़ते हो तो ये दिया गया है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया है? आइकलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था, और कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया था। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी बताया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लेप्टॉम कॉइन्ड बाई हैबरलैंड हैबरलैंड इज सिनोनिम्स विथ। लेप्टॉम जो कि एक तरह से यूज किया जाता है सिनोनिम्स के तौर पर, वो किसके लिए यूज होता है? फ्लोएम के लिए, जाइलम के लिए, मेरिस्टेम्स के लिए, या फिर एपिकल मेरिस्टेम्स के लिए? चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। लेप्टॉम्स शब्द का जो हैबरलैंड ने प्रयोग किया था वो किसके समानार्थक है? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, है ना, उसके ही समान। तो हैबरलैंड ने जब इसकी खोज की तो उन्होंने किसके सिनोनिम्स का एक तरह से या किसका प्रतिरूप, किसके समानांतर इसको बताया है? फर्स्ट ऑप्शन फ्लोएम, बी ऑप्शन जाइलम, सी ऑप्शन है यहाँ पर मेरिस्टेम्स, या फिर एपिकल मेरिस्टेम्स। चलिए बताइए, आगे बढ़िए, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? 15th के लिए आंसर करिए। ठीक, शिव कुमार जी, सोनी जी बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? लेप्टॉम शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक, तो लेप्टॉम शब्द का प्रयोग किया जाता है भोज्य पदार्थों के संग्रहण के लिए। ठीक है, कह सकते हैं कि जो भी क्या कहेंगे, भोज्य पदार्थ मतलब कि जो भी खाने युक्त पदार्थ है उसका संग्रहण होता है। और अगर आप प्लांट में बात करते हो तो फ्लोएम एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या करता है, यहाँ पर स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, लेप्टॉम का भी जो शब्द का इसका मतलब क्या है, तो ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करता है। तो ये कह सकते हैं किसके समान हो जाएगा? फ्लोएम के समान। क्यों? क्योंकि फ्लोएम भी फूड का स्टोरेज करता है। और जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम होता है वाटर फ्लो में
अपना रोल देना, है ना। तो जाइलम वाटर फ्लो में इंपॉर्टेंट रोल देता है और फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम काम करता है अपने अंदर जो भी स्पेस है वहां पर भोजन का संग्रहण करता है, स्टोरेज ऑफ फूड आपको देखने को मिलेगा सॉरी फ्लोएम में, और वही काम होता है लेप्टोम का। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज, बनाना में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन अंबल शेप, बी ऑप्शन स्पाइक शेप, सी ऑप्शन है हेड शेप या फिर स्पेडिक शेप। चलो बताओ भाई फटाफट से। बनाना में, बनाना म्यूजेसी फैमिली का मेंबर है और इसमें कैसा इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है? ये सबने पढ़ा होगा, स्पेडिक शेप इसमें पढ़ा, स्पेडिक शेप इसमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेट्रोस्पोरी इज वेल स्टेबलाइज्ड इन द जीनस ऑफ। चलो हेट्रोस्पोरी का मतलब है, हेट्रोस्पोरी से आपको समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग तरह के स्पोर, मतलब कि इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। और ये डिफरेंट टाइप के होते कैसे हैं? तो एक कह सकते हैं मेल स्पोर होता है ना, मेल स्पोर, और दूसरा होता है फीमेल स्पोर। चलो तो बताइए हेट्रोस्पोरी कहां पर देखने को मिलती है? अच्छा, दूसरी चीज होती है, आप पढ़ते हो होमोस्पोरी। होमोस्पोरी का मतलब होता है एक ही टाइप के स्पोर आपको देखने को मिलेंगे, समानांतर स्पोर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए कहां पर देखने को मिलते हैं? इक्विसिटम में, लूकोपोडियम में, मार्सेला में या फिर सिलोटम में? चलिए भाई बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो हेट्रोस्पोरी आप पढ़ते हो, ये किसका करेक्टर है अगर आपसे पूछा जाए? ये टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में। अब टेरिडोफाइट्स में आप बता दीजिए फटाफट से, टेरिडोफाइट्स में एग्जाम्पल कौन सा है? इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो टेरिडोफाइट का है? तो कहेंगे मैम मार्सेला, आप पढ़ते हो है ना, मार्सेला एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट प्लांट्स का, है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है PBr 322 इज ए फेमस, ये क्या है? वायरस है, एक प्लाज्मिड है, एक बीजीए है, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है, या फिर एक पेस्टिसाइड है? ये पेस्टिसाइड है, ठीक है। चलो बता दो भाई क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। PBr 322 क्या है? ये 322 नहीं होता, आई थिंक ये 32 होता है। एक बार मैं इसको चेक कर लूंगी, ठीक है, बता दूंगी आपको, बट आई थिंक ये 32 नहीं, ये 32 होता है ना। और ये एक टाइप का क्या कृत्रिम प्लाज्मिड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मुझे डाउट है कि 322 नहीं होता है, आई थिंक ये 32 होता है, केवल 32 होता है। ठीक, चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। सोनी जी कह रही हैं 322 ही होता है मैम। ओके, लेट मी चेक। चलिए भाई तब तक आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ सही है, सही बता रही हैं आप, ये 322 ही होता है, 32 नहीं होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है सोनी जी। चलिए आगे देखते हैं। पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन, पिलाई जो कि क्या है, बाहर में स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अब आप बताइए कि ये किस में हेल्प करते हैं, पिलाई कहाँ पर देखने को मिलते हैं? चलो भाई बताइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए। पिलाई जो कि स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरियल सेल में, और ये हेल्प किस चीज में करते हैं, क्या काम होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका पार्टिसिपेशन होता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगल कांटेक्ट में, या फिर ट्रांसडक्शन में? चलिए भाई आगे बढ़िए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। पिलाई किस चीज में हेल्प करते हैं? पिलाई की संरचना कैसी होती है? तो ये क्या होते हैं, बाहरी ऐसे छोटे 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 क्या ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब बताइए ये किस चीज में हेल्प करते हैं, इनका काम क्या होता है, किस चीज में हेल्प करते हैं ये? चलिए, तो इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है कॉन्जुगेशन कांटेक्ट में हेल्प करना। और कॉन्जुगेशन में ये आप पढ़ते हो ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो इसी में इनका मेन काम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्पोस्पोर्स ऑफ बट्रैकोस्पर्मम आर, बट्रैकोस्पर्मम के कार्पो परागगण होते हैं। चलो ये इधर अलग है। चलो, कार्पोस्पोर्स ऑफ बट्रैकोस्पर्मम, बट्रैकोस्पर्मम में जो कार्पोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेकेड एंड नॉन मोटाइल होते हैं, नेकेड एंड मोटाइल होते हैं, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल होते हैं, या फिर कवर्ड एंड मोटाइल होते हैं? चलिए कार्पोस्पोर्स के बारे में बताइए। कार्पोस्पोर्स, और ये आपको पता है बट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है ना, रेड एल्गी है, इसको कहा जाता है रोडोफाइसी का मेंबर है रेड एल्गा, ये एक रेड एल्गी है। इसमें जो कार्पोस्पोर्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? नेकेड एंड नॉन मोटाइल, नेकेड एंड मोटाइल होते हैं, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, या फिर कवर्ड एंड मोटाइल होते हैं? चलिए, तो ये काम क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए कार्पोस्पोर का काम क्या होता है मैम, तो काम होता है भाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये होते कैसे हैं? नेकेड एंड मोटाइल होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होते हैं? तो कहेंगे मैम कि ये नेकेड एंड नॉन मोटाइल होते हैं, और किस में पार्टिसिपेट करते हैं? अलैंगिक जनन, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ, बताइए कोरोनॉइड प्रोसेस किसका पार्ट है मैमल्स में? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस वर्टिब्रा का, बी ऑप्शन है एटलस वर्टिब्री का, सी ऑप्शन है पेल्विक गार्डिल का, या फिर लोअर जा का पार्ट है। कहां पर आपको कोरोकॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? चलो भाई फटाफट से आंसर कर दीजिए। कोरोकॉइड स्ट्रक्चर आपको कहां पर देखने को मिलता है? स्तनधारियों में देखने को मिलता है ये स्ट्रक्चर, एक्सियल वर्टिब्री में देखने को मिलता है, एटलस वर्टिब्री, पेल्विक गार्डिल, या फिर लोअर जा में देखने को मिलता है। चलो, कोरोकॉइड का मतलब पता है, लाइक अ क्राउन होता है ना, कोरोकॉइड जस्ट लाइक अ क्राउन। अब आप समझ गए होंगे कि क्राउन की तरह अगर पाया जाता है तो ये कहां पर पाया जाएगा? ठीक, कोरोकॉइड प्रोसेस जो होता है वो एक क्राउन की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइक अ क्राउन, और ये क्राउन की तरह पाया जाता है कहां पर? निचले जबड़े में, यहां पर पाया जाता है। ठीक है, लोअर जा में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्मॉलेस्ट फेदर्स इन बर्ड्स आर नोन एज, पक्षियों के सबसे छोटे पंखों को क्या कहते हैं? मैम नेट नहीं चल रहा है मेरा, क्यों भाई? चलो, स्मॉलेस्ट फेदर्स इन बर्ड्स आर नोन एज, पक्षियों के जो सबसे छोटे छोटे पंख होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फिलोपियम कहते हैं, बी ऑप्शन डाउन कहते हैं, सी ऑप्शन है कैंटूर कहते हैं, या फिर पैत्री कहते हैं। चलिए फटाफट से बता दीजिए। पक्षियों में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, और वो भी 4 से 6 सप्ताह के पक्षियों के बाल जो होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि आप देखते हो ना पक्षियों में जब शुरुआती तौर पर जो बाल निकलते हैं या जो फेदर निकलते हैं बहुत मुलायम होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हें फिलोफ्यूम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फिलोप्यूम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर, पक्षियों की अस्थियां कैसी होती हैं? बोन्स कैसी होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन हॉलो होती हैं, बी ऑप्शन होती है न्यूमेटिक मतलब वायु युक्त होती हैं, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए पढ़ा होगा, है ना? चलो फटाफट से बता दो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। पक्षियों की जो अस्थियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तो वो होती हैं खोखली होती हैं, एक तो है ना, हॉलो होती हैं, और दूसरी न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हवा भरना होता है ना। खोखली होती हैं और न्यूमेटिक दोनों होती हैं, और इसी वजह से ये उड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनकी हड्डियां ठोस बनी हो तो उसमें एक तो हवा नहीं भर जाएगी, है ना, और दूसरा वो शरीर का भार ज्यादा बढ़ाएंगी। तो वो जैसे ह्यूमंस की अगर बात करें या बाकी जीवों की बात करें, उनकी जो हड्डियां हैं वो ठोस बनी हुई हैं, है ना। लेकिन पक्षियों की अगर आप बात करते हो तो एक तो इनकी बोन हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, और दूसरा न्यूमेटिक बोन्स होती है, वायु युक्त होती हैं, जिसकी वजह से पक्षी जो होते हैं वो उड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शरीर का भार कम हो जाता है उससे, और दूसरा उनमें जो हवा भरती है वो उड़ने में मदद करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा ए क्लाइटिलम इज फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट्स टेम्पोरस। हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा में एक अस्थायी क्लाइटिलम का कौन से भाग द्वारा निर्माण होता है? हिरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा, लीच जो पढ़ते हो, जो जोक आप पढ़ते हो, है ना, जोक कैसी होती है? इसको बोला जाता है सैंग्विवोरस, खून चूसने वाला, है ना, खून चूसने वाला। खून चूसने से याद आ जाता है क्या, लोग कहते हैं बीबी को भी तो बोलते हैं खून चूसने वाला, खून चूसने वाली, है ना, कहेंगे खून मत पियो हमारा। तो अब ऐसे मत बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा कि सैंग्विवोरस हो तुम, सुन के अच्छा लगेगा उसको कि हाँ कुछ अच्छा सा बोल रहे हैं, है ना, तो खुश हो जाएगी बीबी। चलो भाई बताओ, क्लाइटेलम कहाँ पर पाया जाता है? आपको बताना है कि जो सैंग्विवोरस या फिर आप कह सकते हो हिरोडिनेरिया की बात हो रही है, लीच की बात हो रही है ना। लीच एक्टोपैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट होता है, और कैटल्स पे देखने को मिलता है ना, कैटल्स पे देखने को मिलता है। जो बाहर से जो भी जीव जाते हैं उनमें ये चिपक जाता है और खून चूसता है उनका। चलो भाई, तो क्लाइटेलम कौन से पार्ट में देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है फिफ्थ से सिक्स सेवेंथ में, सॉरी ये फिफ्थ से सेवेंथ में दिया है। नेक्स्ट दिया है 12th से 17वें भाग में। अगला दिया है 9th से 11th भाग में, या फिर 3rd से 5th भाग में। चलो फटाफट से बता दो आप। मैम कौन से खून से खेल रहा हूं? अच्छा चलिए बताइए, लीच में जो क्लाइटेलम है वो कहां पर देखने को मिलता है? अभी आप खून से खेल रहे हैं, कल कोई पता चले आपके खून से खेल रहा है ना शिव कुमार जी। चलिए लीच में बताइए क्लाइटेलम कौन से सेगमेंट में देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप पढ़ते हो
आप जब एनिलिडम पढ़ते हैं तो आप अर्थवर्म में भी पढ़ते हैं ना, अर्थवर्म में भी पढ़ते हैं, अर्थवर्म में भी क्लाइटेलम पढ़ते हैं। अब अर्थवर्म में भी बता दीजिए कौन से पार्ट में होता है, कौन से सेगमेंट्स में होता है। उसके अलावा आप बता दीजिए फिलहाल हिरुडिनेरिया में। सोनी जी बता रही हैं 12, 13, 14 एंड 15 में। ठीक, चलिए बाकी लोग आंसर करिए, क्या होगा। चलिए भाई बताइए। तो ये बताएंगे, ये 9th से 11th के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ आपका जाएगा राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 9th, 10th, 11th में। क्लियर, 9th, 10th, 11th में जाता है। ये क्लाइटेलम 3 खंडों में बटा होता है और ये दिखता कब है, ये दिखता है ब्रीडिंग सीजन में, जब इनको ब्रीडिंग करनी होती है ना, तो उस सीजन में ये बनता है। और अगर पूछा जाए आपसे कि नर व मादा जननांग किस में होते हैं, तो नर जो जननांग होता है, मेल जो पार्ट होता है वो 5वें खंड में होता है, और जो मादा पार्ट होता है वो 9वें खंड में, सॉरी मादा पार्ट जो होता है वो 11th वाले पार्ट में होता है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप बताओगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लाइटेलम कहाँ पर बनता है, तो 9, 10 और 11वें खंड में बनता है। 9th, 10th और 11th पार्ट में, खंड में बनता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोनी जी ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज। स्पोरोफाइट मॉस का गोपक होता है। कैलिप्ट्रा कैसा होता है, अगुणित होता है, जिसको हेप्लॉइड कहेंगे। ठीक, बी ऑप्शन है डिप्लॉयड होता है, सी ऑप्शन ट्रिप्लॉयड होता है, या फिर पॉलीप्लॉयड होता है। चलो भाई बता दो फटाफट से। अच्छा, क्या होगा गोपक, जिसको कैलिप्ट्रा कहते हैं, कहाँ पर देखने को मिलता है, स्पोरोफाइट्स में। और स्पोरोफाइट्स आप बताइए कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक, ब्रायोफाइट्स में ये देखने को मिलता है। मॉस आप पढ़ते हो ना, फर्न एंड मॉस, ब्रायोफाइटा में पढ़ते हैं। और ब्रायोफाइटा में बताइए कैसा होता है ये, तो ये होता है हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, अगुणित स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलिकुलर एंड क्रेनियल कैनाल्स आर फाउंड इन। खांचेदार तथा कुटकी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। चलो बताओ, इक्विसिटम में, मार्सिलिया में, पाइनस में, या फिर जियामेज में। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, टाइम कम है, तो थोड़ा बढ़ के करेंगे। द वेलिकुलर एंड क्रेनियल कैनाल्स आर फाउंड इन। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या होगा। 26 के लिए बताइए शिव कुमार जी, सोनी जी बताइए क्या होगा राइट आंसर। 26 के लिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। द वेलिकुलर एंड क्रेनियल कैनाल्स आर फाउंड इन। वेलिकुलर एंड क्रेनियल कैनाल कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है इक्विसिटम में, है ना। इसको गोल्ड इंडिकेटर भी कहा जाता है। ठीक, चलिए इक्विसिटम में देखने को मिलता है, इसको गोल्ड इंडिकेटर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। सिल्क ग्रंथियां किस में रूपांतरित होती हैं, किसका रूपांतरण होती हैं, सॉरी। सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। फर्स्ट ऑप्शन सेलाइवरी ग्लैंड्स, बी ऑप्शन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सी ऑप्शन एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। चलो भाई, सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। सिल्क रेशम ग्रंथि होती है, किसका रूपांतरण होता है। रेशम ग्रंथियां रूपांतरित होके कौन सा पार्ट बनाती हैं। बॉम्बेक्स मोराई पढ़ते हो ना, रेशम पतंगा जिसको बोलते हैं, उसमें जो रेशम ग्रंथियां होती हैं वो किसका रूपांतरण होती हैं।
चलो भाई, तो ये होती है सलाइवरी ग्लैंड का रूपांतरण, है ना। जो रेशम निकलता है वो उनके लार ग्रंथियों से निकाला जाता है, या लार ग्रंथियां ही आगे चल के डेवलप होके क्या बनाती हैं, सिल्क ग्लैंड बनाती हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैड वर्म्स इज द लार्वा ऑफ ब्लैडर वर्म, सॉरी ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है? टैप वर्म का, स्नेल का, इंसेक्ट का, या फिर इकाइनोडर्म्स का? फटाफट से बता दीजिए किसका लार्वा है ये। ब्लैडर वर्म पढ़ते हो ना, ब्लैडर वर्म किसके लार्वा, किसका लार्वा है? तो ये पढ़ते हैं आप टैप वर्म का लार्वा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स में देखने को मिलता है जिनको टैप वर्म्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा दिया गया है वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत? फटाफट से बताइए भाई। फर्स्ट ऑप्शन है जैकब एंड मोनोड के द्वारा, बी ऑप्शन बेडल एंड टेटम के द्वारा, सी ऑप्शन है लेडरबर्ग एंड लेडरबर्ग, लीडरबर्ग ये 2 बार लिख गया है, ठीक है, लीडरबर्ग के द्वारा, एंड डी ऑप्शन है ल्यूरिया एंड डेलबर्ग के द्वारा। चलो भाई फटाफट से अच्छा बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है बीडल और टॉटम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एल्बिनस सेल्स अकर्स इन, एल्बिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एल्बिनस सेल्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफिटिक प्लांट में जिनको जलोद्भिद पौधे कहा जाता है, वेसल्स ऑफ डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में, या फिर जिम्नोस्पर्म्स में। बताइए फटाफट से क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। एल्बिनस सेल कहाँ पर देखने को मिलती है? चलिए बताइए भाई क्या होगा। एल्बुमिनस सेल्स को ही कंपेनियन सेल्स भी कहा जाता है या उन्हीं की तरह होती हैं, ठीक है, सिव सेल्स के साथ उपस्थित होती हैं। अब बताइए ये कहाँ पर देखने को मिलती हैं? तो ये पाई जाती हैं एल्बुमिनस सेल्स जिम्नोस्पर्म्स में, अनावृत बीजी पौधों में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फ्रूट ऑफ ट्रेपा स्पाइन्स आर मॉडिफाइड, सिंघाड़े के फल में होते हैं रूपांतरण, किसका रूपांतरण होते हैं? जो ट्रापा सिंघाड़ा खाते हो ना, अभी सीजन चल रहा है, सीजन आ गया है सिंघाड़े का, आपको पता है, जैसे कि है ना, हल्की हल्की ठंड है और एकदम बढ़िया क्या है पका हुआ सिंघाड़ा और उसके साथ हरी धनिया की चटनी, है ना, स्वाद आ जाता है एकदम। चलो मुंह में पानी आ गया होगा कुछ लोग के। तो बताइए उसमें जो स्पाइन्स होते हैं, जो सिंघाड़े में बाहर कांटे होते हैं, वो किसका रूपांतरण होते हैं? पेटल्स का रूपांतरण होते हैं, सेपल्स का, लीव्स का, या फिर बड्स का? बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सिंघाड़े में जो बाह्यदल होता है वो किस फॉर्म में रूपांतरित होता है? तो कहेंगे सिंघाड़े का बाह्यदल होता है वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सेपल्स बोलते हैं इनको, बाह्यदल, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट्रैकोस्पर्मम अभी हमने पढ़ा है। चलिए बट्रैकोस्पर्मम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेश वाटर एल्गा है, फ्रेश वाटर एल्गा, मेराइन वाटर एल्गा, डर्टी वाटर एल्गा, या फिर सीवेज वाटर एल्गा, कहां पर देखने को मिलता है? बताइए। बट्रैकोस्पर्मम कहां पर देखने को मिलता है? तो अभी आपने देखा ये क्या है, रेड एल्गी है, और रेड एल्गी ये पाई भी कहाँ जाती है, ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है? फ्रेश वाटर एल्गा है ना, नदियों, तालाबों, झीलों में देखने को मिल जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था क्या है? बताइए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है
फर्स्ट ऑप्शन है प्रिस्टिक स्टेज, बी ऑप्शन है सिस्टिक स्टेज, सी ऑप्शन है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, या फिर ट्रोफोजोइट स्टेज। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में उसके जीवन चक्र में आपको पता है कि ये मोनोजेनेटिक होता है ना। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्यों में, ह्यूमंस में देखने को मिलता है पैरासाइट के फॉर्म में। इससे रोग होता है, ये हमारे गम्स में पाया जाता है, दांतों में जो गम्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है, पैरासाइट होता है वहां पर, और इसी की वजह से पायरिया रोग होता है ना, जिसमें मसूड़े सड़ने लगते हैं और दांतों के मसूड़ों से खून निकलने लगता है। अब बताइए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी संक्रामक अवस्था कौन सी होती है, कौन सी स्टेज है जो कि ह्यूमंस में डिसीज कॉज करता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिस्टेसिक स्टेज, बी ऑप्शन है सिस्टिक स्टेज, सी ऑप्शन है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होते हैं, या फिर ट्रोफोजोइट स्टेज। चलो भाई फटाफट से बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए भाई। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? बताइए कौन सा स्टेज होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का? अच्छा हाँ, सही कह रही हैं सोनी जी आप, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये सही बोल रही हैं आप। जिंजेवेलिस होता है जो कि पायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, करेक्ट है। चलिए चलिए, अच्छा बताइए कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका जो, इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है? कौन सी स्टेज है जिसमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है? तो दैट इज द टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज। टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट क्या होते हैं? ये ह्यूमंस में जो फीकस है उसके माध्यम से बाहर जाते हैं और फिर कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर के थ्रू किसी अन्य ह्यूमंस में पहुंचते हैं। ठीक है, सही बता रही हैं आप सोनी जी, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, सही बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिफेली इन लाइकेंस आर एनालॉगस टू। लाइकेंस में जो सिफेली होता है वो किसका समानार्थी भाग होता है, किसके समान होता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टोमेटा के, बी ऑप्शन पहले से टिश्यूज के, सी ऑप्शन है मीजोफिल के, या फिर बंडल सीथ के समान होता है। चलो भाई बता दो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सिफेली इज इन लाइकेंस आर एनालॉगस टू। लाइकेंस में जो सिफेली होता है वो किसके एनालॉगस होता है, किसके समान होता है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलो भाई फटाफट से बता दो। लाइकेंस में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये किसके समान कार्य करता है, किसके समानार्थी होता है? स्टोमेटा की तरह काम करता है, पेलिसेड टिश्यू की तरह काम करता है, मीसोफिल की तरह काम करता है, या फिर बंडल सीथ की तरह काम करता है? चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो, तो ये काम करता है गैसियस एक्सचेंज में, और गैसियस एक्सचेंज जैसे कि स्टोमेटा करता है वैसे ही ये भी करता है। ये लाइकेंस में देखने को मिलता है और स्टोमेटा आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, तो इसके समानांतर ही हो जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एग्स ऑफ स्टारफिश आर। तारा मछली के अंडे होते हैं, स्टारफिश के जो एग होते हैं कैसे होते हैं? होमोलेसाइथल होते हैं, टीलोलेसाइथल होते हैं, माइक्रोलेसाइथल होते हैं, या फिर ओलिगोलेसाइथल होते हैं? चलिए स्टारफिश आप पढ़ते हो, इकाइनोडर्म्स का मेंबर है, उसमें बताइए कि जो एग होते हैं, स्टारफिश के जो एग होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक बताइए, होमोलेसाइथल, टीलोलेसाइथल, माइक्रोलेसाइथल, या फिर ओलिगोलेसाइथल? बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। ठीक, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए।
35 के लिए बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जो लेसाइथल का मतलब होता है योग, है ना, पीला वाला भाग जो होता है वो कितना पाया जाता है उसी के आधार पर तय किया जाता है। तो ये होते हैं कैसे, होमोलेसाइथल। क्लियर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा, होमोलेसाइथल होते हैं। ठीक, अच्छा ह्यूमंस में बात करें या बाकी मैमल्स में बात करें तो वो कैसे होते हैं, वो एलेसाइथल होता है, इनका जो एग होता है वो एलेसाइथल हो जाएगा। ठीक, माइक्रोलेसाइथल या होमोलेसाइथल कहेंगे, सॉरी, तारा फिश या स्टार फिश में जो क्या होगा, उसमें जो पाया जाता है वो कैसा होता है, वो होमोलेसाइथल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन, एपोफाइसिस किस में देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन पाइनस में, बी ऑप्शन है मॉसेस में, सी ऑप्शन है सिलेजिनेला में, या फिर फर्न में। एपोफाइसिस कहां पर देखने को मिलता है? एपोफाइसिस कहां पर देखने को मिलता है? पाइनस में, मॉसेस में, सिलेजिनेला में, या फिर फर्न में? बताएंगे फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। तो एपोफाइसिस पाए जाते हैं मॉसेस में, कैप्सूल का पार्ट होता है ना। फर्न मॉस आप पढ़ते हो ना ब्रायोफाइटा में, तो वहीं पर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, योग अपसेंट इन ह्यूमन, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उनको एलेसाइथल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, न्यूमेटोफोर्स किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सब मार्च्ड प्लांट के, बी ऑप्शन है पैरासिटिक प्लांट्स के, सी ऑप्शन है मैंग्रोव्स प्लांट्स के, या फिर अल्पाइन प्लांट्स के। किसके कैरेक्टर हैं न्यूमेटोफोर्स? न्यूमेटोफोर्स किसके कैरेक्टर्स में देखने को मिलता है? चलिए भाई, न्यूमेटोफोर्स किसका बेसिक कैरेक्टर है जो कि आपको देखने को मिलता है? तो न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं? इनको श्वसन जड़ों के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? श्वसन जड़ें, ठीक है, रेस्पिरेटरी रूट कहा जाता है इनको। और ये ऐसे पौधों में पाई जाती हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें कह सकते हैं ऐसे स्थान पे होंगे जहां पर उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। ये प्लांट होते हैं कौन से? मैंग्रोव प्लांट, है ना, मैंग्रोव प्लांट ही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव प्लांट या इनको लवणोद्भिद पौधे भी कहा जाता है, कच्छ वनस्पति कहा जाता है ना, जो आप देखते हो ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर दलदल होता है, दलदल में उगते हैं। अब दलदल में क्या होता है? दलदल में कीचड़ जनरली होता है ना, और कीचड़ में जो ऑक्सीजन है वो कम होती है। तो इनकी जो नीचे जैसे जड़ जाएंगी नीचे, तो ये क्या करती हैं, ये जड़ें जो होती हैं ये ऐसे ऊपर निकल आती हैं। ठीक, मान लीजिए ये प्लांट है और ये यहाँ पर कीचड़ भरा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैसे ही कमी होगी। वाटर होता तो तब भी होता, वाटर में तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन कीचड़ में कैसे ऑक्सीजन होता है? तो ये जड़ें अंदर जाके क्या हैं, ऐसे बाहर निकल आती हैं, और यही न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं, जो कि श्वसन में हेल्प करती हैं। ठीक, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए वो यही प्रदान करती हैं इस प्लांट को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, साल्टी एरिया में या मैराइन एरिया में उगते हैं, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइजोपस बिलोंग्स टू विच क्लास? राइजोपस किस क्लास से बिलोंग करता है? फर्स्ट ऑप्शन एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, बी ऑप्शन है बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, सी ऑप्शन फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है। चलो भाई, एग्जाम्पल पूछा है सीधा सीधा आपसे, राइजोपस किसका मेंबर है, किसके अंतर्गत आता है? सेप्रोफिटिक प्लांट होता है ना, सेप्रोफिटिक प्लांट होता है। अब बताइए किस में देखने को मिलता है, कौन सा ग्रुप है जिसमें राइजोपस देखने को मिलता है? इसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है ना, ब्रेड
ब्रेड मोल्ड कहलाता है। रोटियों में आप देखते हैं, रोटी या जो भी ऐसा सबस्टेंस खाने का अगर रख दो तो उसमें क्या है, ये कवक, ये फंगस क्या है, ग्रो कर जाता है। ये मेंबर किसका है, तो ये मेंबर है एक मिनट, किसका मेंबर है, ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक, ऑप्शन, अच्छा बी की जगह सी हो गया है, सी की जगह बी हो गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसा होता है, ये सेप्रोफिटिक होता है, मृतोपजीवी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी सेगमेंट्स फॉर्म द पोस्टीरियर सकर, हीरोडिनेरिया में पूछा है। अच्छा, हीरोडिनेरिया में जो लास्ट वाले पोस्टीरियर जो सकर होता है वो कौन से सेगमेंट में होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 2 सेगमेंट मिलकर बनाते हैं, बी ऑप्शन 5 सेगमेंट मिलकर बनाते हैं, सी ऑप्शन है 7 सेगमेंट या फिर 10 सेगमेंट। लास्ट में जो पोस्टीरियर सकर होता है वो बताइए किस किस से मिलकर बना होता है। हीरोडिनेरिया में जो लास्ट में जो क्या होता है, लास्ट में पोस्टीरियर सकर होता है। जैसे कि आप देखते हो इसमें ऐसे ना 2 सकर होते हैं, एक तो पोस्टीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है। इंटीरियर वाला ये काम करता है खून चूसने का, है ना। ये पोस्टीरियर वाला अटैचमेंट का काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ब्लड सकिंग का काम करता है। ठीक, इंटीरियर वाला ऐसे ब्लड सकिंग का काम करता है। अब आपसे पूछा है कि लास्ट वाला जो सकर है वो कौन कौन से सेगमेंट से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है लास्ट के 7 सेगमेंट से, 7 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। लास्ट के जो 7 सेगमेंट होते हैं उनसे मिलकर ये पोस्टीरियर सकर बना होता है। और इसका काम होता है जिस भी जीव का या जिस भी जीव की बॉडी में, जिस भी कैटल की बॉडी में इसको रहना है तो ये अटैचमेंट का काम करता है। और आगे से ये जो एंटीरियर सकर है वो क्या करता है, वो सैंग्विवोरस होता है, तो वो ब्लड सकिंग का काम करता है। क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मोस्ट न्यूमरस इज इन इम्यून सिस्टम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मोस्ट न्यूमरस इन इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधी तंत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अधिकांश होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किलर टी सेल्स, बी ऑप्शन है हेल्पर टी सेल्स, सी ऑप्शन है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या फिर मेमोरी सेल्स। प्रतिरक्षा तंत्र में कौन सी कोशिकाएं हैं जो सबसे अधिक देखने को मिलती हैं, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। इम्यून सिस्टम में जो सबसे ज्यादा न्यूमरस सेल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, चलो भाई बताएंगे। तो यहाँ पर जो ज्यादा सेल्स होती हैं वो मेमोरी सेल्स होती हैं, स्मृति कोशिकाएं पाई जाती हैं। पी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ये अटैक वाली सेल्स होती हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर इनकी तुलना में देखा जाए तो ये कम होती हैं। सबसे ज्यादा जो होती हैं वो मेमोरी सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो चलिए भाई आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपके लिए कुछ सूचनाएं हैं वो देख लीजिए। ठीक है, हमारा यूपी टेट का जूनियर लेवल का बैच चल रहा है, वो भी एकदम फ्री, आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ठीक है, द स्मार्ट विजन क्लासेस को प्ले स्टोर से जाइए और यहाँ से आप डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको ये एकदम फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। इसमें आपको फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा क्लास के PDF भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, डाउट सेशन और एकदम जो आपका बेहतरीन कंटेंट है वो मिलेगा। ठीक, उसके अलावा आप अगर जूनियर के अलावा प्राइमरी की देखना चाहते हैं, प्राइमरी की तैयारी केवल करना चाहते हैं या फिर प्राइमरी और जूनियर दोनों का तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर एकदम फ्री मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हमारे कोर्स और अगर बात करें हमारे और कोर्स जो आपको देखने को मिल जाएंगे, TGT, PGT, LT, GIC, UGC, नेट, JRF के लिए, CTET, UP टेट, STET, DSSB, BPSC,
केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, एनवीएस और ईएमआरएस, इन सब के लिए भी क्लासेस चल रही हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जाइए और द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अभी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में जो कि जस्ट इसके बाद रहेगी, ठीक है। तो आप लोग जाइए नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास हम लेके आने वाले हैं तुरंत, अभी इसके बाद आपकी अगली क्लास चलने वाली है जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए फिलहाल आपसे अभी तुरंत मैं मिलती हूँ। चलिए तो अभी के लिए ये वाली क्लास यहीं पर एंड करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास। वो वाली क्लास लगा दीजिए सर।